देखिए सबसे पहला क्वेश्चन है, इट इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग द टोटल अमाउंट ऑफ अ पोल्यूशन दैट इज सोशली एक्सेप्टेबल, देन लेटिंग द मार्केट सेट अ प्राइस ऑन द राइट टू कंट्रीब्यूट टू दैट टोटल। सामाजिक रूप से स्वीकार्य प्रदूषण की कुल मात्रा की पहचान करने और फिर बाजार को उस कुल में योगदान करने के लिए अधिकार का एक मूल्य निर्धारित करने देता है। हेलो कांशा वर्मा, क्या है ये? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, पिगुविन ऑप्शन वैल्यू, ट्रेडेबल परमिट। ओके, ऊष्म प्रौद्योगिकी के पहले कानून। हेलो सिंपली मिश्रा, गुड इवनिंग। पिगुविन विकल्प मान व्यापार योग्य परमिट। थोड़ा सा सोच के जवाब दीजिएगा इस क्वेश्चन का। टोटल अमाउंट ऑफ पोल्यूशन जो आप लोगों का क्या है, सोशली एक्सेप्टेबल है, देन लेटिंग द प्राइस सेट अ प्राइस ऑन द राइट टू कंट्रीब्यूट टू दैट टोटल। बी बोल रहे हैं ज्यादातर। लेट मी सी, रिकॉर्डिंग में देख लो हो रहा है कि नहीं हो रहा। ओके, सो गाइस बी नहीं है आपका। बी तो पिगवन टैक्सेस होते हैं ना, जो आप लोग बेसिकली लगाते हैं नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को दूर करने के लिए। पोल्यूशन की अगर मैं बात करूं कितना आप लोगों का एक्सेप्टेबल है कितना नहीं है, उस हिसाब से जो आप लोगों को यहाँ पे नजर आता है डी होगा आप लोगों का, ट्रेडेबल परमिट। और सबसे पहले यहाँ पे डी दिया है, किसने दिया है? लेट मी सी, डी किसने दिया है? बसंती दास ने दिया है सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर जो है। सो कुडोस फॉर बसंती। अगला क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं जूम कम कर दूं। इन्वॉल्व्स बार्गेनिंग बिटवीन दोज हु परपेचुएट पोल्यूशन एंड दोज हु सफर फ्रॉम सच पोल्यूशन विद प्रॉपर्टी राइट्स, डिटरमाइनिंग द आउटकम ऑफ दैट बार्गेन। उन लोगों के बीच सौदेबाजी को शामिल करता है जो प्रदूषण को रोकते हैं और जो ऐसे प्रदूषण से पीड़ित हैं वे उस सौदे के परिणाम को निर्धारित करते हैं। व्यापार योग्य परमिट, कॉस्ट प्रमेय, विकल्प मान, ऊष्म प्रौद्योगिकी के पहले कानून। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। देखो जब भी आप लोगों की जो है क्या है बात आ जाए, किसके बारे में बात आ जाए, जब भी आप लोगों की बात आ जाए ना प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में, तो प्रॉपर्टी राइट्स के बारे में जब भी हम लोग डिस्कशन अपना हम लोग करते हैं, शेयर जो है हम अपना करते हैं, तो वो आप लोगों का सारा उसके अंदर क्या होता है, आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ दिखाती हूँ मैं, एनवायरनमेंट से जुड़ा हुआ ही। तो वो सारा का सारा जो है आप लोगों को यहाँ पे नज़र आएगा। क्या नज़र आएगा? दिस ऑल स्टफ विल गो टू दी, जो ये आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा। आपको यहाँ पे ये सारा का सारा जो है इसमें आपको यहाँ पे नज़र आता है। क्या है जी? ये आप लोगों का कॉस्ट थ्योरम से जो है क्या है, ये पूरा का पूरा आप लोगों का ये कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे ये रिलेट करने वाला है। ठीक है, अभी एक्चुअली थोड़ा सा PDF वो वाली मिसप्लेस हो गई है, चलो कोई बात नहीं, बाद में दिखा देंगे आपको। वापस चलते हैं। हाँ जी, तो कॉस्ट थ्योरम जो है हमारी क्या होती है? कॉस्ट थ्योरम जो है आप लोगों को यही बताती है कि अगर दो लोग जो है क्या है बार्गेनिंग आप लोगों की कर सकते हैं। मैं आपको दिखाती हूँ। इफ़ टू पीपल कैन बार्गेन एंड दे फाइंड दैट बेनिफिट्स आर ग्रेटर देन कॉस्ट, तो बेनिफिट जो है वो ज़्यादा है कॉस्ट से, तो ऐसे में तो वो एक्सटर्नैलिटी जो है वो चलता रहेगा। और अगर जो है आपको यहाँ पे नज़र आता है कि भैया कॉस्ट ज़्यादा है और बेनिफिट जो है बेसिकली वो वहाँ पे क्या हो रहे हैं, वो वहाँ पे कम हो रहे हैं, तो फिर आप लोगों को उस टाइम के ऊपर कौन सी वाली चीज़ नज़र आती है? फिर आप लोगों को उस टाइम के ऊपर ये वाली चीज़ जो है देखने के लिए मिलेगी। आपको नज़र आएगी कि वो एक्सटर्नैलिटी जो है हमारी वो क्या हो जाएगी, वो आप लोगों को स्टॉप होते हुए आपको देखने के लिए मिलेगा। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। The major barrier to international migration today is physical danger, cost, immigration control, time। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन का सबसे पहले सही जवाब दिया है, किसने दिया है? हिमांगनी ने दिया है। सो कुडोस फॉर हिमांगनी। आज अंतर्राष्ट्रीय प्रवास की प्रमुख बाधा है शारीरिक खतरा, लागत,
आवर्जन, नियंत्रण या फिर समय। थर्ड क्वेश्चन के बारे में बताइए। देखो इंटरनेशनल माइग्रेशन मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्री चले जाना, ठीक है। क्या करना हमने यहाँ पे, एक कंट्री से दूसरे कंट्री जो है हम लोग यहाँ पे उठ के जा रहे हैं, तो वो होता है आप लोगों का इंटरनेशनल माइग्रेशन। यू कैन सी द ब्यूटीफुल पिक्चर विच इज शोइंग अबाउट द इंटरनेशनल माइग्रेशन। देखो सारे लोग कैसे जो है ये जा रहे हैं ना, तो पूरा आप देख सकते हैं। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आजकल के ज़माने में क्या है। हेलो अभिषेक पांडे। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बैरियर है वो है आपका इमाइग्रेशन कंट्रोल, ठीक है। क्योंकि देखिए जब भी आपको माइग्रेशन करना है तो आपको पता है पहले आपको वीज़ा लगाना पड़ेगा एंड देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको एज अ फॉर्मेलिटी में पहले पूरा करनी पड़ती है, फिर कहीं वो आपको जाने देंगे। सबसे पहले हेमांगनी ने दिया है, सो कुडोज फॉर हेमांगनी। Which of the following is often refers to as the hedonic price method for valuing environmental asset? कर लीजिए जरा इसे। इसको आप कीजिए, तब तक मैं दिखाती हूँ आपको कुछ। Using option value to estimate the value of an environmental asset. Using travel cost to estimate the value of environmental asset. Using existence value to estimate the value of an environmental asset. Using linkages between variation in house price and geographical proximity to an environmental asset. निम्नलिखित में से किसको अक्सर पर्यावरणीय संपत्ति के मूल्य निर्धारण के लिए हेडोनिक मूल्य पद्धति के रूप में जाना जाता है। पर्यावरण संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए विकल्प मूल्य का उपयोग करना। एक पर्यावरण संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए यात्रा की लागत का उपयोग करना। पर्यावरणीय संपत्ति के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए अस्तित्व मूल्य का उपयोग करना। घर की कीमतों में विविधता और एक पर्यावरण संपत्ति के लिए भौगोलिक निकटता के बीच संबंधों का उपयोग करना। ओके, तो गाइस आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं। हेडोनिक प्राइस मैंने आप लोगों को पहले भी कई बार बताया होगा, मतलब इतना इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है ना ये इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का कि इसके बिना आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को। हेडोनिक प्राइस जो है देखो क्या बताता है, ये पिक्चर आपको क्लियरली दिखा रही है हेडोनिक प्राइस के बारे में। हेडोनिक प्राइस होता है मतलब जब भी आप घर खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आप लोग पहले आसपास का इन्वायरमेंट देखोगे ना कि वहाँ पे आसपास एयरपोर्ट है या नहीं है, कॉलेज है या नहीं है, मेट्रो की कनेक्टिविटी है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें आपको पता है घर के प्राइस को बढ़ा भी सकती हैं, और अगर ये चीज़ें घर के आसपास ना हो तो फिर आपको पता है कि वो जो है ऐसे टाइम के ऊपर क्या करेंगी, फिर घर के प्राइस को गिरा भी सकती हैं। ओके, सो गाइस सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर दिया है इस क्वेश्चन का रुमाना ने दिया है, सो कुडोज फॉर रुमाना। अगला क्वेश्चन, social benefit is a kind of positive externality which is calculated as। सामाजिक लाभ एक सकारात्मक भारिता का एक प्रचार है जिसे निम्न के रूप में परिकलित किया जाता है। टोटल बेनिफिट, प्राइवेट बेनिफिट प्लस सोशल बेनिफिट। कुल लाभ, निजी लाभ प्लस सामाजिक लाभ। टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस पब्लिक बेनिफिट। कुल लाभ, निजी लाभ, सार्वजनिक लाभ। टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट प्लस गवर्नमेंट बेनिफिट। कुल लाभ इज इक्वल टू निजी लाभ प्लस सरकारी फ़ायदा। टोटल बेनिफिट इज इक्वल टू प्राइवेट बेनिफिट माइनस गवर्नमेंट बेनिफिट। कुल लाभ इज इक्वल टू निजी लाभ माइनस सरकारी फ़ायदा। हाँ जी, तो देखिए पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जो है हमारी क्या होगी। देखो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी क्या होती है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी होती है जब कोई चीज़ जो है सोसाइटी में क्या करती है, सोसाइटी में फ़ायदा पहुँचाती है। ओके, तो पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी आप लोगों की क्या है, पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी जब कोई चीज़ सोसाइटी में फ़ायदा पहुंचाती है। और आपको यहाँ पे नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी के तो आ रहे हैं, पॉजिटिव के देखो
यहाँ पे आप देखो, जैसे आपने कोरोना की आपने वैक्सीन लिया है ना, कोई कोरोना पेशेंट है वो उसने वैक्सीन ले लिया, एडुकेशन भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, इंश्योरेंस भी पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी है, एडवर्टाइज करना, इन्वेस्टिंग, ये सब आप लोगों का पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटी के एग्जाम्पल में जो है आपको यहाँ पे ये देखने के लिए मिल रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका रहता है। क्रेडिट कोर्स टू sciencetips.com का पिक्चर हमने यहाँ पे दिखाया है। ओके, हाँ जी, तो यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग बात करते हैं सोशल बेनिफिट की, तो उसमें आप टोटल बेनिफिट में प्राइवेट और सोशल बेनिफिट दोनों आप लोग यहाँ पे लेके चलेंगे। ए वुड बी द राइट ऑप्शन। और सबसे पहले सही जवाब दिया है दीनाबंधु साहू ने। सो कुडोज फॉर दीनाबंधु साहू। और बाकी चीज़ें हम लोग कर देते हैं इरेज, जो किसी काम की नहीं है, ताकि बाद में रिकॉर्डिंग देखने वालों को कंफ्यूजन ना हो। लो भाई अगला क्वेश्चन। होटलिंग रूल तो अभी आप रहने दो। इन्वायरमेंटल कजनेट कर्व शोज द रिलेशनशिप बिटवीन इन्वायरमेंटल एंड द डिग्रेडेशन ऑफ। ठीक है, किस किस चीज़ के बीच के रिलेशन को बताता है। इस बार भी एक क्वेश्चन आया था, पर कैपिटा इनकम, पर कैपिटा कंजम्पशन, पर कैपिटा एक्सपेंडिचर, बोथ ए एंड बी। पर्यावरण कजनेट वक्र पर्यावरण शरण और डैश के बीच के संबंध को दर्शाता है। प्रति व्यक्ति आय, प्रति व्यक्ति खपत, प्रति व्यक्ति व्यय, और ए और बी दोनों। 7th क्वेश्चन, 7th, दिस इज नॉट 6, दिस इज 7। जो नंबर आपके सामने स्क्रीन पे चल रहा है ना, उसके हिसाब से जवाब दो। क्या बात है, अंशिका सिंह ने दिया है सबसे पहले यहाँ पे राइट आंसर जो है, एंड द करेक्ट आंसर वो टू बी पर कैपिटा इनकम। देखो भाई, कजनेट कर्व को लेके बड़ी कंफ्यूजन रहती है दिमाग में, तो आपको दिखा देते हैं। कजनेट कर्व जो है वो हमारा इन्वायरमेंट वाला किस तरीके से आप लोगों को देखने के लिए मिलता है, आपको नज़र आता है। ऑब्वियस सी बात है, कजनेट कर्व की अगर हम लोग बात करें तो इसको किसने दिया था, इसको कजनेट ने ही जो है यहाँ पे दिया था। एंड हेयर यू कैन सी क्रेडिट गोज टू resilience.org। तो यहाँ पे आप लोगों का क्या है, लेवल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन आपका आ जाता है वाई एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे आ जाता है हमारा जीडीपी पर कैपिटा। तो ये कहते हैं स्टार्टिंग में जब आपका जीडीपी पर कैपिटा बढ़ेगा तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन बढ़ेगी, फिर एक टाइम के ऊपर जाके कांस्टेंट हो जाता है, फिर कांस्टेंट होने के बाद जब जीडीपी आपका बढ़ता जा रहा है तो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जो है फिर वो कम होना शुरू हो जाती है। तो पर कैपिटा इनकम के बीच के रिलेशन को बताएगा, ए वुड बी द राइट ऑप्शन है। सेकेंड स्टेज ऑफ सीपी ब्लैकर डेमोग्राफिक ट्रांसिशन इज phase of industrial revolution, post industrial revolution, decline in birth death rate, shrinking population। द्वितीय चरण सीपी ब्लैक में जनसंख्या की संक्रमण, औद्योगिक क्रांति का एक चरण, औद्योगिक क्रांति के बाद जन्म दर और मृत्यु दर में गिरावट, सिकुड़ती हुई जनसंख्या। क्या आ रहा है 8th का आंसर बताइए। बड़ी कंफ्यूजन है, ए भी दे रहे हैं, बी भी दे रहे हैं, सी भी दे रहे हैं, डी भी दे रहे हैं। ऑलराइट, सो गाइस, जो सेकंड फेज है सीपी ब्लैकर के हिसाब से आप इसे फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के नाम से भी जानते हैं। औद्योगिक क्रांति का जो है क्या है, ये एक चरण है। और सबसे पहले राइट आंसर दिया है दीनाबंधु साहू ने। सो कुडोज फॉर दीनाबंधु साहू। इसकी एक्सप्लेनेशन मैं आगे दिखाऊंगी, मैंने इसका ग्राफ जो है डाला हुआ है, तो आपको इसको बाद वाले क्वेश्चन में दिखाएंगे। ठीक है, देखो डेमोग्राफिक ट्रांसिशन जो है ये आप लोगों का इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्टेज 4th ऑफ डेमोग्राफिक ट्रांसिशन इज पोस्ट ट्रांसिशन आर करेक्टराइज बाय, किस तरीके से करेक्टराइज जैसे किया जाएगा, लो बर्थ लो डेथ रेट, देन वी हैव दी लो बर्थ हाई डेथ रेट, हाई बर्थ लो डेथ रेट, उसके बाद है हाई बर्थ एंड हाई डेथ रेट। जनसंख्यिकी संक्रमण के चरण के बाद संक्रमण की विशेषता है
कम जन्म और कम मृत्यु दर, कम जन्म और उच्च मृत्यु दर, उच्च जन्म और कम मृत्यु दर, उच्च जन्म और उच्च मृत्यु दर। तो 9th के आंसर हमारे पास आना शुरू हो गए हैं और सबसे पहले दिया है, किसने दिया है सबसे पहले राइट आंसर? सबसे पहले राइट आंसर दिया है हर्षिता अग्रवाल ने। सो कुडोज फॉर हर्षिता अग्रवाल। देखिए डेमोग्राफिक ट्रांसलेशन की जो 4th स्टेज होती है, लास्ट स्टेज में क्या होता है आपको दिखाऊं मैं जरा, ये देखो, हियर वी हैव इट स्टेज 4। स्टेज 4 में हमारी बर्थ रेट भी डाउन होती है, लोगों में इतनी समझ आ गई है, और डेथ रेट भी डाउन होती है। मतलब अब जो नए बच्चे पैदा हो रहे हैं वो भी कम पैदा हो रहे हैं और जो लोग मर रहे हैं वो भी कम हो रहे हैं। आपको जूम करके दिखाती हूँ मैं ये देखो। सो गाइज दिस इज दीज आर दी स्टेजेस, टोटल 4 तरीके की स्टेज हैं। तो आप देख सकते हो स्टेज 4 में हमारे साथ क्या हो गया, वेरी स्लो हो गई है हमारी ग्रोथ रेट, क्योंकि यहाँ पे जो है यार क्या हो रही है, यहाँ पे बर्थ रेट भी आप लोगों की कम हो रही है और जो डेथ रेट है वो भी हमारी क्या हो रही है, वो भी हमारी यहाँ पे आपको कम होती हुई नज़र आती है। ठीक है। अच्छा, जो मैंने आपको बोला था ना कि मैं ये आपको बाद में बताऊँगी इंडस्ट्रियल वाला, देखिए सीपी ब्लैकर की थ्योरी में यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, जो स्टेज 1 है उसे हम लोग प्री इंडस्ट्रियल भी कहते हैं, स्टेज 2 को अर्लियर इंडस्ट्रियल कहते हैं, स्टेज 3 को मैच्योर इंडस्ट्रियल कहते हैं और स्टेज 4 को आप लोग कहते हो पोस्ट इंडस्ट्रियल। तो उसने यही पूछा था कि सेकेंड स्टेज को हम लोग क्या कहते हैं, सेकेंड स्टेज को हम लोग अर्लियर इंडस्ट्रियल के नाम से जो है आप उसे यहाँ पे जानते हैं। क्लियर? होप ये क्लियर हो गया होगा आपको अच्छे से। लो भाई, ऑप्टिमम पॉपुलेशन is that ideal size of population which provides maximum income per head, maximum output per head, maximum input per head, maximum consumption per head। इष्टतम जनसंख्या का आदर्श आकार है जो प्रदान करता है प्रति व्यक्ति अधिकतम आय। ठीक है, प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, प्रति व्यक्ति अधिकतम इनपुट, प्रति व्यक्ति का अधिकतम उपभोग। क्या बताने वाला है जी आपको? आइडल साइज ऑफ पॉपुलेशन। देखिए आइडल साइज ऑफ पॉपुलेशन जो है हमारा बताएगा, क्या बताएगा? इट विल टेल्स अस दी मैक्सिमम इनकम पर हेड जो है आप लोगों को यहाँ पे कितना देखने के लिए मिलता है। ये देखिए इस थ्योरी को दिखाते हैं आपको जूम करके, ये देखें। ऑप्टिमम पॉपुलेशन के लाने का क्या मतलब है? ऑप्टिमम पॉपुलेशन आप उसे ही कहेंगे जब आपका यहाँ पे क्या है, हियर वी हैव द पॉपुलेशन और इनकम क्या हो रही है, इनकम पर हेड हो रही है हमारी मैक्सिमाइज। ठीक है, कैसी हो रही है इनकम पर हेड? इनकम पर हेड आप लोगों को मैक्सिमाइज जो है ये देखने के लिए मिल रही है। ओके, और सबसे पहले राइट ऑप्शन दिया है, किसने दिया है? दीना बंधु साहू का आया मेरे पास सबसे पहले करेक्ट आंसर जो है। सो कुडोज फॉर दीना बंधु साहू। देखिए टोटल 3 स्टेजेस है यहाँ पे। अगर तो आप ऑप्टिमम पॉपुलेशन से पहली वाली स्टेज में है तो ये अंडर पॉपुलेशन होगी, मतलब यहाँ पे पॉपुलेशन कम है। इससे आप ज़्यादा चले जाते हो तो ओवर पॉपुलेशन है। फिर ऐसे में जो इनकम पर हेड है, देखो इनकम पर हेड का क्या फॉर्मूला होगा? इनकम पर हेड का फॉर्मूला है, आप लोगों ने देना है, इनकम आपने लेना है डिवाइड बाय आप उसको करते हो पॉपुलेशन से। आप खुद ही सोचो, पॉपुलेशन बढ़ी जा रही है, इनकम कांस्टेंट हो तो फिर क्या ही होगा? पर कैपिटा इनकम जो है वो कम होना शुरू हो जाएगी। तो वही वाली आपकी स्टेज आपको यहाँ पे ये देखने के लिए इसके अंदर यहाँ पे आपको मिलती है।